आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो है ये और मैं हूं कुलदीप मिश्र। तारीख है 19 मार्च और लीजिए आ गया है दिन भर की बड़ी खबरों का एनालिसिस। दिन भर पाकिस्तान के तेवर क्यों बदले बदले से नजर आते हैं, इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा भारत से दोस्ती की हिमायत क्यों करने लगे हैं, क्या बदला है इस बीच, बात करेंगे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने एक मुश्किल, टिकट बंटवारे के बाद छिटपुट नाराजगी के रूप में सामने आई है। प्रदर्शन भी हुए हैं पार्टी के भीतर। ये नाराजगी अभी तो छोटी लग रही है, पर क्या उसमें बड़ा होने का पोटेंशियल है। और उस इलाके की पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे जो जाना जाता है अपने खूबसूरत पहाड़ों और अपनी चाय के लिए। बिल्कुल ठीक समझा, दार्जिलिंग की भी बात होगी। और सुनेंगे कि कोरोना महामारी के बाद भारत में कितने लोग गरीब हो गए और कितना वक्त उन्हें लग सकता है इससे उबरने में। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ी भी चुन लिए गए हैं, उस पर एक तीर नजर भी होगी। लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। बेंगलुरु स्थित स्टेलिस बायोफार्मा कंपनी स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ डोज बनाएगी। स्पुतनिक वी रूस की वैक्सीन है जो भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल का इंतजार कर रही है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। ऑस्टिन राष्ट्रपति बाइडेन सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं जो भारत दौरे पर आए हैं। एंटीलिया केस की जांच कर रही NIA के सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के बाहर पूरी साजिश सचिन वाजे ने रची ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो अब भी एक बेहतरीन पुलिस अफसर हैं और आतंक से जुड़ी साजिश की जांच वो बखूबी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एक टीम अगले हफ्ते दौरा करेगी और प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। TMC ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ममता बनर्जी पर हमले वाले मामले में पुख्ता रिपोर्ट जारी की जाए, साथ ही पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर केंद्रीय फोर्स की तैनाती पर फिर से विचार हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने की वजह से अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है और वो अस्पताल में भर्ती होता है तो इसका खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी को देना होगा। अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर 5,000 करोड़ रुपए का IPO लाएगी। ये कंपनी अडानी ग्रुप और सिंगापुर की कंपनी विल्मर इंटरनेशनल के बीच की जॉइंट वेंचर है। फॉर्च्यून तेल इसका सबसे मशहूर ब्रांड है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। BCCI ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम में पहली बार सूर्य कुमार यादव, कर्नाटक के तेज गेंदबाज कृष्णा को जगह मिली है और ऑलराउंडर कुणाल पांड्या की वापसी हुई है। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से बातचीत बंद है। बीच में ऐसे हालात रहे कि बस सर ही नहीं फोड़ रहे एक दूसरे का, बिल्कुल तनाव की स्थिति रही। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिससे ये समझा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क इस डेडलॉक को तोड़ने के मूड में है। पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश की और अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दोनों देशों के लिए ये समय अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का है। हालांकि लगे हाथ उन्होंने कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने की अपनी बात भी कही, वो भी दोहराया उन्होंने। पर इन बयानों को किस तरह से लिया जाना चाहिए? कमर बाजवा अपने पूर्ववर्ती आर्मी जनरल से ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। क्या ये प्रस्ताव सिर्फ रूटीन बयान है या इसमें कुछ वैक्सीन फैक्टर है या वाकई ये एक जेन्युइन कोशिश है? हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जिस तरह के संकेत पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं वो उनकी तरफ से ये एक सिग्नलिंग है कि एक बातचीत का दौर फिर से शुरू होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी कितना इसमें एक फंडामेंटल चेंज है पाकिस्तान की पॉलिसी में और कितना एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है, ये अभी मुझे लगता है इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि दो तीन चीजें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। एक तो जो पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा प्रेशर जो पड़ रहा है, चाहे वो FATF का एक तरफ हो या नई एडमिनिस्ट्रेशन का हो, उसकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो कमजोर होती जा रही हैं और जो
जो सरकार की हालत है, इमरान खान की सरकार की हालत है, वो अपने आप में ये इस बात को दिखा रही है कि पाकिस्तान अपनी जो अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है और जो बाहर से जो प्रेशर है उसको वो कम करना चाहता है। और दूसरी तरफ भारत ने जो प्रेशर बनाए रखा है, भारत का कंसिस्टेंट प्रेशर बना हुआ है और भारत ने न सिर्फ ये दिखा दिया है कि एलओसी पर अगर गोलाबारी या तनातनी चलती है तो उसका जवाब दे सकता है, बल्कि एलएसी पर भी जब भारत के चीन के साथ जो समस्या पैदा हुई थी उसके खिलाफ भी भारत खड़ा होकर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू वहां पर हो गया है। तो वो जो पहले बात की जाती थी कि भारत के ऊपर प्रेशर बनेगा, दोनों तरफ से बनेगा, तो भारत ने कहीं पर ये दिखा दिया है कि वो दोनों दो तरफा प्रेशर्स को भी संभालने के लिए तैयार है। तीसरी चीज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आना, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब था उसने जो पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसी थी, ये कई एक पाकिस्तान में अगर आप मीडिया को देखें तो उसमें एक आशा जताई जा रही थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक नया रुख लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख देखें साउथ एशिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, तो वो बड़ा कंसिस्टेंट है। वो वही जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और चीन के खिलाफत जो वो कर रहे हैं उसमें भारत का जो रोल है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि 1-2 महीने के अंतराल में ही क्वाड मीटिंग हुई है और डिफेंस सेक्रेटरी भारत विजिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मार्जिनल फुटनोट बन के रह गया है अमेरिकी पॉलिसी में। तो वो जो आशा थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद शायद बदलाव आएगा, वो नहीं हो, वो वैसा बदलाव दिख नहीं रहा है। और अफगान पीस प्रोसेस में भी भारत को शामिल कर लिया गया फॉर्मली पहली बार। तो ये सब मुझे लगता है जो प्रेशर बन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके लिए पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि भारत की तरफ से अगर कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म की वार्ता होती है तो उससे उस पर जो प्रेशर है वो थोड़े कम हो जाएंगे। प्रोफेसर पंत, एक चीज़ तो ये है कि दोनों देश बातचीत की ज़रूरत पे जोर देते हैं। दोनों ही देश अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं, कह चुके हैं पहले कि भारत भी कहता है कि पाकिस्तान बस कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे, और पाकिस्तान ये कहता है कि भारत कश्मीर में उसके हिसाब से चले तो हम बातचीत को तैयार हैं। लेकिन ये वाला ताला कैसे टूटेगा, ये जो शर्त वाला ताला है? नहीं, वो देखिए, ताला तो वो भारत, जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तो वो ताला तोड़ दिया। और वो कैसे तोड़ दिया कि भारत ने जब आर्टिकल 370 को हटाया तो उसके बाद से जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है वो बिल्कुल ही बदली हुई परिस्थिति है वो उसमें। और उसका ही हमने देखा कि जो प्रेशर जिस समय आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उस समय पाकिस्तान ने पुरजोर ये कोशिश करी थी कि वो इंटरनेशनलाइज हो मसला, और उस पर उसका जो रुख है वो लोगों को समझ में आया। बड़ी एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करने की बात इमरान खान ने करी थी, तो उसका तो कुछ पता नहीं चला, वो तो कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। तो भारत ने जो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर की समस्या को लेकर जो एक नए सिरे से सोचना शुरू किया है, कहीं पर वो रियलाइजेशन भी पाकिस्तान में है कि वापस से ये जो हम इस सुई को वापस 2019 से पहले नहीं ले जा सकते। तो कहीं पर ये एक रियलिस्टिक एस्पिरेशन भी हो सकता है कि देखिए जो जम्मू कश्मीर में हो गया है उसके बाद एक नए जो वहाँ पे जो न्यू नॉर्मल की अब सिचुएशन है उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है। तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है पाकिस्तान में इस बात को लेकर कि कश्मीर का मुद्दा जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं है, और जो अब स्थिति है, ग्राउंड स्थिति है, जमीनी हकीकत है, उसके साथ किस तरह से आप डील कर सकते हैं। अब कहने को तो जरूर वो जो पुरानी बात है कि कश्मीर सेंट्रल है तो कहेंगे वो, क्योंकि वो इमीडिएटली वो नहीं रिवोक कर सकते, पर सिग्नलिंग मुझे ऐसा लगता है यही है कि हम बातचीत शुरू करें, और बातचीत शुरू होगी तो उसके बाद ये जो नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, इसको केंद्र बिंदु बनाकर हम बातचीत को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन सवाल जैसा कि आपने कहा, कश्मीर का मुद्दा अभी भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेपरेटर्स के लिए उसी तरह सेंट्रल है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है पाकिस्तान की, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और भारत के लिए क्योंकि भारत ने इतने बदलाव वहां पर कर दिए हैं जमीनी हकीकत में कि भारत के लिए तो अब वापस जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और जो कॉन्वर्सेशन होगा, जो वार्ता होगी,
वो जहाँ तक भारत का संबंध है वो इस नई हकीकत को लेकर ही हो सकती है। तो अगर उस बात पर वार्ता होगी और कुछ कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि कुछ बैक चैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो बैक चैनल डिस्कशंस इस बात को लेकर हो रहे हैं कि जो नई ग्राउंड रियलिटी बन रही है उसको देखकर दोनों देश आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये थे प्रोफेसर हर्ष पंत। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? अरे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। बीजेपी के बारे में इन दिनों एक बात बड़े सार्वभौमिक सत्य की तरह कही जाती है कि भाई दिल्ली से जो फैसले हो गए पूरी पार्टी उसे मानती है। नाराज़गियाँ होती भी हैं तो पार्टी फोरम से इतर वो ज़्यादा सामने आती नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ऐसा कुछ हो रहा है जो पार्टी में कुछ नेताओं की नाराज़गी या मतभेद का एक्सप्रेशन है। बीजेपी इसके लिए जानी नहीं जाती, वहाँ मामले सुलझा लिए जाते हैं नई बीजेपी में। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी में पहले से मौजूद नेताओं और हाल में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कोलकाता में पार्टी के इलेक्शन ऑफिस के बाहर 2 दिन पहले प्रदर्शन हुए, नाराज़गी में पत्थर चले। इसके अलावा भी कई जगहों पर छिटपुट नाराज़गी की खबरें हैं। पर क्या ये खबरें उस स्केल पर हैं कि बीजेपी के लिए चिंता का कारण बने? हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से, जो कोलकाता में ही मौजूद हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो मालदा जिले में हो रहा है। मालदा जिले के गाजोल, हरिश्चंद्रपुर, ओल्ड मालदा, इन 3 सीटों पर खास तौर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रभात से आज सुबह तक विरोध प्रदर्शन जारी है और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ऑफिसेज में तोड़फोड़ हो रही है और पार्टी के कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं बीजेपी। इसके अलावा दुर्गापुर में हो रहा है। दुर्गापुर में जितेंद्र तिवारी, जिनको पांडेश्वर से चुना गया है, उनके खिलाफ हो रहा है। इसके अलावा जो कर्नल हैं जिनको चुना गया है, और ये सभी लोग जो हैं टीएमसी से आए हुए हैं। खासतौर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को टिकट दे दिया गया है, जबकि जो पुराने बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो दुर्गापुर, मालदा, उत्तर 24 परगना के दमदम में इस तरह की घटना हुई है। जलपाईगुड़ी में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, वहां भी आग लगाई गई है। तो खासतौर पर जो विरोध प्रदर्शन है टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ है। पुराने भाजपाइयों को क्यों तरजीह नहीं दी जा रही है, उस पर ये रोष है, ये गुस्सा है। अनुपम, असंतुष्टों को मनाने के लिए बीजेपी कर क्या रही है? मतलब क्या इन नाराजगियों में ये पोटेंशियल है कि ये पॉसिबली हार्म कर सकता है पार्टी को इलेक्शन में, या अभी चुनावों में थोड़ा तो समय है तो तब तक पार्टी संभाल लेगी, जो नाराज है उन्हें काबू कर लेगी या मना लेगी? ये देखिए, जो असंतुष्ट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर दिलीप घोष जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनको पार्टी इस बार लड़ा भी नहीं रही है। उनका जैसे कई सांसदों को टिकट दिया गया, लेकिन दिलीप घोष को टिकट नहीं दिया गया है। उसकी 2 प्रमुख वजह हैं। एक तो है कि वो क्राउड पुलर हैं, जहां भी जाते हैं भीड़ खींचते हैं, स्टार कैंपेनर हैं, उनको पश्चिम बंगाल में हर जगह कैंपेन करना होगा। दूसरा, जो अंदर कलह शुरू हुई है उसको निपटाने की जिम्मेदारी भी दिलीप घोष को जिम्मे है। तो दिलीप घोष की ओर से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बीजेपी की पॉलिसी है, भाजपा की जो नीति है, उसके मुताबिक जो असंतुष्ट है उनको बहुत ज्यादा नहीं मनाया जाता है, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा पिछले भी कई बार हमने देखा है। शुरुआत में कोशिश जरूर की जाती है और इसको बहुत बड़े तौर पर बीजेपी अभी नहीं ले रही है। बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से पार्टी बढ़ी हुई है, जिस अनुपात में पार्टी बढ़ी हुई है, उस अनुपात में जो विरोध प्रदर्शन है वो काफी कम है और काफी कम जगहों पर है। ऐसे में जहाँ जहाँ है वहाँ मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितनी पुरजोर कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। ये थे कोलकाता से आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र। और पश्चिम बंगाल से आई है एक और दिलचस्प चीज़। कहावत है कि सियासत में दोस्त और दुश्मन नहीं होते, सिर्फ इक्वेशंस होते हैं, समीकरण। और इसकी एक मिसाल उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके और कलिम्पोंग ज़िले में देखने को मिल रही है, जहां कभी बीजेपी के साथ रहा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इस बार टीएमसी के साथ गठबंधन में है। तो इससे एक अलग ही तरह का रोमांच वहां पैदा हो गया है।
इस इलाके के बारे में बुनियादी बात यह है कि ये 3 चीज़ों के लिए मशहूर है, टी, टिम्बर और टूरिज़्म। और यहाँ की सियासत में गोरखालैंड का मुद्दा बहुत अहम रहा है। शायद इसीलिए ये हुआ कि 1991 से अब तक बंगाल के इस इलाके में चुनावी जनादेश हमेशा सत्ता के खिलाफ रहा है। प्रदेश में जिसकी सरकार रही है उसके उलट पार्टी को यहाँ पर सफलता मिली। साल 2016 के विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी ने अलग अलग गोरखा जातियों के लिए यहाँ विकास बोर्ड्स बनाए थे। कालिम्पोंग को एक अलग ज़िला उन्होंने बनाया था। इसके बावजूद चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। टीएमसी 3 सीटों पर हारी और दार्जिलिंग ने एक बार फिर विमल गुरुंग की अगुवाई वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को चुना। और इस बार यही दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ममता बनर्जी के साथ है। तो इक्वेशन कैसे बदले हैं, हमने समझा आज तक रेडियो संवाददाता बिकेश तिवारी से, जिन्होंने इस पर स्टोरी की है। देखिए, इस पर 2 चीजें हैं। सबसे पहला, वहाँ पे दार्जिलिंग का जो पॉलिटिकल नेचर रहा है उससे देखें तो दार्जिलिंग में वहाँ के पॉलिटिकल नेचर से अलग समीकरण नजर आ रहे हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स सत्ता विरोध की बुनियाद पर ही चली है, गोरखालैंड मूवमेंट की छांव में चली है। इस बार क्या है, लोकल पार्टी डोमिनेट करती रही है वहाँ पे काफी लंबे समय तक। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा वहाँ पे कब्जा रहा उसका, फिर गोजमुमो हावी रही। अभी इस बार क्या है कि गोजमुमो कमजोर नजर आ रही है क्योंकि उसके मेन नेता विमल गुरुंग वो 3 साल तक पहाड़ से बाहर रहे और गुटों में बटी हुई है। दूसरी चीज ये है कि गोजमुमो को इस बार टीएमसी का सपोर्ट मिला हुआ है जो बंगाल की सत्ता में है। तो ये 2 चीजें वहाँ पे बिल्कुल एक नया कलेवर, नया तेवर, ऐसा कह सकते हैं कि ये चीजें नजर आ रही हैं। बिकेश, दार्जिलिंग में तो हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा है, लेकिन गोरखा मोर्चा भी 2 धड़ों में बट गया था, जिसमें एक विनय तमांग का था और दूसरा विमल गुरुंग का था। अभी क्या स्थिति है? अगर ये दोनों एकजुट होकर चुनाव मैदान में आते हैं अब, तो क्या हो सकता है? ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर बिकेश तिवारी। यदि दोनों गुट एकजुट होकर चुनाव मैदान में आते हैं तब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए सीन थोड़ा बेटर हो सकता है कि बन जाए, 91 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाए। 1991 में 3 सीटों पे, दार्जिलिंग में 3 सीटें हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में आती हैं, दार्जिलिंग, उसके बाद कर्सियांग और कालिम्पोंग। कालिम्पोंग 2016 के चुनाव से पहले अलग जिला बन गया, पहले ये भी दार्जिलिंग जिले में ही आता था। तो ये 3 सीटें जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में आती हैं। तो इन 3 सीटों पर निर्दलीय के चांसेस वहाँ के लोकल लोगों का जो मूड है, मिजाज है, उसके हिसाब से, क्योंकि लोग विमल गुरुंग पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अभी का सीन ऐसा हो गया है। विमल गुरुंग 2017 में गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था, उसके बाद विमल गुरुंग पर 150 से ज्यादा मुकदमे हुए थे। पब्लिक की सहानुभूति भी उनके साथ थी और दमनात्मक कार्रवाई जो हुई थी बंगाल सरकार की ओर से, उसे लेके लोगों में रोष भी था। लेकिन विमल गुरुंग फिर टीएमसी के साथ हो ली है। तो ऐसे में लोग विमल गुरुंग पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है कि निर्दलीय निकल जाए। और नहीं तो एक चीज और है कि बीजेपी की ओर से हालांकि दिलीप घोष बोल चुके हैं कि हम गोरखालैंड राज्य का समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर पार्टी की ओर से ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम गोरखालैंड के सपोर्ट में हैं, हम अस्थायी, वहाँ पे चल रहा है पीपीएस, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के समर्थन में है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चांसेस बेटर बनते नजर आ रहे हैं। यदि दोनों गुट, मोर्चा के दोनों गुट, विमल गुरुंग और विनय तमांग, दोनों गुट यदि कैंडिडेट देते हैं तो बीजेपी के लिए चांसेस बेटर बनते। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। दिन भर में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस ने हेल्थ के साथ साथ कई और तरह के नुकसान किए। इकोनॉमी और रोज़गार पर बुरा असर हुआ, जिस पर आज तक रेडियो पर हमने कई बार बात की है। लेकिन आज एक ऐसी स्टडी की बात करेंगे जिसने ये बताया कि इस महामारी की वजह से गरीबों पर क्या गुजरी। रिपोर्ट कहती है कि गरीब न सिर्फ और गरीब हुए बल्कि लार्ज स्केल पर मिडिल क्लास पर भी इसका बुरा असर पड़ा। मैं अंकों की बात करता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मिडिल क्लास कैटेगरी से नीचे धकेल दिया। ये रिपोर्ट कह रही है
और इस रिपोर्ट में जो मिडिल क्लास का मानक है इस स्टडी में, वो उन्होंने 700 रुपये से 1400 रुपये हर रोज़ कमाने वाले को माना है। महीने की आमदनी अगर लगा दें तो 21,000 रुपये से 42,000 रुपये महीना तक। तो 3.25 करोड़ लोग इस दायरे से बाहर हो गए। ज़ाहिरन गरीबों की संख्या बढ़ी और हर रोज़ 145 रुपये से कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ बढ़ गई। सोचिए, मतलब 4,500 रुपये महीना भी नहीं जो कमा पाते, वो पहले बहुत सारे थे, अब उनमें 7.5 करोड़ लोग और जुड़ गए। तो ये स्टडी प्यू रिसर्च सेंटर की है, जो एक मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक है। हमने बात की इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर और आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी से, और उनसे पूछा कि ये स्टडी हमारे देश में मिडिल क्लास और गरीबी की स्थिति को लेकर के क्या तस्वीर पेश कर रही है। भारत की दृष्टि से और पूरी दुनिया की दृष्टि से ये भारत के मामले में जो रिपोर्ट है ये काफी चिंताजनक भी है और चौंकाने वाली भी है। ये मंदी कुछ खास किस्म की मंदी थी पूरी दुनिया के लिए। दुनिया के अन्य हिस्सों में मिडिल क्लास की संख्या नहीं घटी, क्योंकि वहां की सरकारों ने अपने यहाँ मध्य वर्ग की नौकरियां बचाने में, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने में, उनके पेचेक प्रोटेक्ट करने पर काफी पैसा खर्च किया। पर भारत में हमने ये देखा कि पिछले एक साल में जो प्यू की रिपोर्ट आई है, भारत में मध्यम वर्ग की संख्या करीब 32 मिलियन कम हो गई, यानी करीब 3 करोड़ 20 लाख लोग जो मध्य वर्ग में थे वो नीचे चले गए। अब वो गरीब हो गए या गरीबी की रेखा के बिल्कुल करीब चले गए, पर ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा वैसे भी नहीं है जितना जो वैसे मिडिल क्लास में कई परतें हैं, निम्न मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, पर जिस मध्यम वर्ग पर सब कुछ डिपेंड करता है भारत में, जो खपत करता है, जो खरीदता है, जो कर्ज लेता है, जो टैक्स लेता है, उसकी संख्या में ये कमी और मध्य वर्ग से बाहर जाना एक चिंताजनक खबर है। लेकिन इसके साथ ही प्यू की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में करीब 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए, गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। लॉकडाउन के दौरान हमने कई बार इस पर चर्चाएं की थी आज तक रेडियो पर। हमने इसमें बताया था कि कैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है तत्कालीन आंकड़ों के आधार पर। तो वो चीज अब उभर कर सामने आ रही है कि लॉकडाउन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के लोगों की जीविका पर, उनकी कमाई पर भारी पड़ा है। और इसमें एक और सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है इस रिपोर्ट में कि चीन में मध्य वर्ग की घटने की संख्या बहुत कम रही है। वहाँ केवल 1 करोड़ लोग जो थे वो मध्य वर्ग के दायरे से, मिडिल इनकम ग्रुप से बाहर हुए, और गरीबी बिल्कुल नहीं बढ़ी। चीन ने इस लॉकडाउन और चीन ने इस मंदी के बावजूद अपने गरीबी के स्तर को वहीं पर बरकरार रखा है, गरीबी को बढ़ने नहीं दिया है। अंशुमान जी, इसी स्टडी में कहा गया है कि भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में यही पैटर्न रहा कोरोना महामारी की वजह से। तो नुकसान की कहानी तो खैर है हमारे सामने, लेकिन भरपाई का क्या है? मतलब ये लोग जो नीचे फिसले हैं, ये आसानी से ऊपर उठ पाएंगे? भरपाई का तब तक कोई भरपाई संभव नहीं है जब तक कि लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होगी। हमने पिछले 1 साल में कुछ भी ऐसा होते नहीं देखा जिससे लोगों की कमाई में या इनकम में बढ़ोतरी हो। भारत में करीब 7-8 करोड़ लोग हैं जिनको कि आप सैलरीड क्लास लोगों को कह सकते हैं। सीएमआई का आंकड़ा बताता है कि कोविड आने से पहले, लॉकडाउन से पहले ऐसे सैलरीड लोगों की संख्या 8 करोड़ थी, वो लॉकडाउन के बाद 6.5 करोड़ रह गई। अब वो नौकरियां वापस नहीं लौटी हैं, सैलरीज में बड़े पैमाने पर कट हुआ है, वो वापस नहीं लौटा है। तो भारत का मध्य वर्ग जो है वो सिकुड़ा है, उसे वापस मध्य वर्ग होने के लिए कमाई में बढ़ोतरी चाहिए, उसकी नौकरियां वापस चाहिए, और जब तक वापस नहीं आएंगी तब तक ये चुनौती बनी रहेगी। और अंशुमान जी, गरीबी में जो इतना उछाल आया है उससे हम कैसे जूझेंगे? मतलब कब तक बाहर आएंगे उससे, या अब एक लंबा सफर उसके लिए तय करना पड़ेगा? ये लंबा समय है, क्योंकि भारत ने 2001 के बाद 2008-9-10 तक सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था, जो तेज ग्रोथ के कारण, तेज विकास दर के कारण, नए अवसरों के कारण हुआ था। अब यहाँ दोहरी मुसीबत है। यहाँ मुसीबत ये है कि भारत का मध्य वर्ग जो बड़े पैमाने पर खर्च करता था वो गरीबी की तरफ खिसक गया, यानी वो मिडिल क्लास नहीं रहा, यानी उसकी खपत बाजार से गायब हो गई। उसकी खपत गायब हुई तो आपको हर जगह डिमांड में कमी दिखाई दे रही है, जहां भी जो चीजें खपत में आती हैं, और उसका असर सरकार के रेवेन्यू पर पड़ा। दूसरी तरफ गरीब नीचे बढ़ गए, जिनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बढ़ गई कि उनके लिए सुविधाएं दी जाए, उन्हें मुफ्त अनाज दिया जाए, उन्हें बाकी चीजें उपलब्ध कराई जाए। अब ये जो इनकम का प्रोफाइल है भारत का, और जो भारत में कमाई बढ़ने की दर है, जो ऑलमोस्ट 2017-18 से ही स्थिर है, उसे वापस पटरी पर लाने के लिए भारत को बहुत तेज आर्थिक विकास दर चाहिए। मतलब भारत को डबल डिजिट में 10% के आसपास की आर्थिक विकास दर चाहिए, तब आप
5-6 साल में, 7 साल में कुछ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल सकेंगे। तो कई आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 7.5 करोड़ लोग गरीबी में चले गए, कुछ आंकड़े बताते हैं कि इससे और कहीं ज्यादा 10 करोड़ लोगों के आसपास लोग लॉकडाउन के कारण गरीब हो गए। केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई आंकड़े इस मामले में नहीं मिलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये तस्वीर सामने रख रही हैं। और इसको अगर पूरे बड़े पैमाने पर देखें तो ये बिल्कुल चिकन एंड एग स्टोरी जैसी है कि आपके पास अगर खर्च करने वाले लोग नहीं होंगे तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कमाई नहीं बढ़ेगी, और कमाई नीचे लोगों के पास नहीं आएगी। ये जो दुष्चक्र है, वो दुष्चक्र तोड़ना जरूरी हो गया है। ये थे अंशुमान तिवारी। और अब क्रिकेट पर बात। कल अहमदाबाद में इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच खेला गया और एक नया सूरज इस स्टेडियम में चमका जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। पहले ही मैच में ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और इनाम भी आज उन्हें मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज़ होनी है उसके लिए सूर्य कुमार यादव को भी चुना गया है। उनके अलावा कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा को भी नेशनल टीम के लिए बुलावा आया है। तो क्या इन खिलाड़ियों का चयन चौंकाता है? संजू सैमसन, मयंक अग्रवाल और मनीष पांडे जैसे कुछ खिलाड़ी इस बार टीम में नहीं हैं। उन्हें ड्रॉप क्यों किया गया और KL राहुल का गिरता फॉर्म किस खिलाड़ी के लिए रास्ता खोल सकता है? इन्हीं सारे सवालों पर बात कर रहे हैं हमारे साथी कुमार केशव, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल दूधिया रोशनी में एक सूरज चमका, सूर्य कुमार यादव, और उनका जो है सिलेक्शन अब वनडे टीम में भी हो गया है। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव के अलावा कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 2 खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है। तो क्या पहले तो सूर्य कुमार यादव के बारे में बताइएगा कि क्या चयनकर्ताओं ने उन्हें चुनने में देर कर दी या फिर जल्दबाजी कर दी, क्योंकि उनकी एक ही पारी देखी है लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरा, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, उनसे ज्यादा विकेट विजय हजारे ट्रॉफी में जो हाल में ही खत्म हुआ उसमें कई गेंदबाजों ने लिए हैं, तो उनको क्यों तरजीह दी गई? देखिए, जहां तक सूर्य कुमार यादव का सवाल है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से इंडियन टीम में अपना जो दरवाजा खटखटाने वाली जो बात होती है, वो दरवाजा तो खटखटा रहे थे। लेकिन एक्चुअली इस खिलाड़ी के लिए आपको कहना पड़ेगा कि इस खिलाड़ी ने जब इंडियन टीम में जगह पाई तो दरअसल इस खिलाड़ी ने दरवाजा खटखटाया नहीं, दरवाजा इनको तोड़ना पड़ा, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो IPL में रन बना रहे थे, कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रन बना रहे थे, अपने गेम को कितना इंप्रूव किया। आपको याद होगा जब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे मुंबई इंडियंस से पहले, तो वो एक ऑन साइड के सिर्फ प्लेयर नजर आते थे, हर गेंद को ऑन साइड में मारते थे। हालांकि रन तब भी बनते थे, लेकिन अब जब आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव को तो एक 360 डिग्री प्लेयर अब ये नजर आने लगे हैं। ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो, इम्प्रोवाइज करने की बात आए, हर एतबार से बहुत जबरदस्त बल्लेबाज नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके सिलेक्शन में थोड़ी देर हुई है, लेकिन क्योंकि इंडियन टीम में इतना कंपटीशन भी है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जगह नहीं बन पा रही थी। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि तोड़ना पड़ा, अब इतना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया इन्होंने कि अब मजबूर होना पड़ा सिलेक्टर्स को कि यस, अब चांस तो देना ही पड़ेगा। जहां तक प्रसिद्ध कृष्णा का सवाल है, प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि एक बेहतर तेज गेंदबाज नजर आते हैं, बेशक विकेटें उनको कम मिली हों, लेकिन ये विकेटें हर बार जो है वो पैमाना नहीं हो सकती सिलेक्शन के लिए। ऐसे में आप जो एक्स फैक्टर आपके पास होता है, गति है, ऊंचाई है इनके पास, और सीम पोजीशन की काफी अच्छी पड़ती है, गेंद सीम पे टप्पा खिला के मूवमेंट वो अच्छा करा लेते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो कि वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। याद होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, वहां अच्छी गेंदबाजी, कर्नाटका के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर जाकर के भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी दिखाई है एज अ बॉलर, हम सिर्फ विकेट लेने की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ होल बॉलर के तौर पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसको जो है कंसिडर करते हुए टीम में जगह मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को। कुछ बड़े खिलाड़ी नजरअंदाज भी हुए हैं, मतलब उन्हें ड्रॉप किया गया है। मयंक अग्रवाल उनमें से प्रमुख हैं, मनीष पांडे हैं, संजू सैमसन हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो टीम चुनी गई थी वनडे की उसमें थे, लेकिन इस बार इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं, देखिए, जहां तक मनीष पांडे का सवाल है तो मनीष पांडे के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, और इससे पहले भी वो रन नहीं बना पा रहे थे। तो डेफिनेटली वहां पर एक वैक्यूम, एक खला तो आ रहा था, एक खालीपन तो लग ही रहा था कि यस, कोई भी खिलाड़ी वो पोजीशन ग्रैब कर सकता है। और क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है, चाहे IPL हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो, चाहे जो हमने देखा कल के मैच में जो उन्होंने झलकी पेश की, तो वो लगातार जो है दावेदारी पेश कर रहे थे। तो मनीष पांडे के लिए आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उनको बहुत मौके मिले।
लेकिन उन मौकों को वो भुना नहीं पाए और अल्टीमेटली उनको खाली करनी पड़ी जगह। जहां तक मयंक का सवाल है, मयंक ऑस्ट्रेलिया में कोई रेगुलर ओपनर बन के नहीं गए थे। जाहिर सी बात है शिखर धवन की वापसी हो गई है, शिखर धवन ने रन भी बनाया है विजय हजारे में, तो उनका भी जाना कोई सरप्राइजिंग नहीं है और ना ही संजू सैमसन का जाना कोई सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऋषभ पंत इधर आ गए हैं और ऋषभ पंत ने अच्छी क्रिकेट खेली रिसेंटली। ऋषभ पंत की आपने बात की तो मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे श्रृंखला हुई उसमें केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 T20 मैच में केएल राहुल का जो फॉर्म है वो एक चिंता का विषय है। बैटिंग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है ऋषभ पंत के लिए कि वो वनडे टीम में भी अपनी जगह पक्की कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके का फॉर्म दिखा रहे हैं ऋषभ पंत, बिल्कुल उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लग रहा है कि अब लोकेश राहुल ने जिस तरीके से T20s में प्रदर्शन किया है, 4 मैचेस खेले और फेल रहे हैं ऑलमोस्ट हर मैच में, और हो सकता है कि उन्हें 5वां मैच भी खिलाया जाए, पूरे मौके देगी टीम मैनेजमेंट, ऐसा लग रहा है। और वनडेयर्स में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्टार्ट कौन करता है, क्या लोकेश राहुल एज अ विकेट कीपर आते हैं या ऋषभ पंत उनके ऊपर बाजी मार जाते हैं। लेकिन करंटली अगर फॉर्म को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लोकेश राहुल का जो स्थान है वो खतरे में है। बेशक वो नंबर 4-5 पर बैटिंग करते हैं वनडे मैचेस में और अच्छा प्रदर्शन किया है रिसेंट पास में उन्होंने, लेकिन क्योंकि अभी जो फॉर्म उनका इतना हिला हुआ है और 5 T20 मैचेस में भी अगर आप प्रूव नहीं कर पाते, खुदा न खास्ता 5वें T20 मैच में भी अगर वो फेल हो गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए स्टार्टिंग 11 में जगह बना पाना। चलते चलते 2 और खिलाड़ियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक है पृथ्वी शॉ और दूसरे हैं देवदत्त पडिक्कल। विजय हजारे जो ट्रॉफी हुई उसमें रनों का अंबार इन दोनों ने लगा दिया, लेकिन चयनकर्ताओं की जो निगाहें हैं वो इनकी ओर नहीं हुई। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही तो कंपटीशन है इंडियन टीम में जगह पाने के लिए। सिर्फ रन बनाना या सिर्फ विकेटें लेना ये पैमाना नहीं हो सकता आपके सिलेक्शन का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, 2 नाम, वो पृथ्वी शॉ हो चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, इनका मौका आएगा। लेकिन क्योंकि अभी रोहित शर्मा वहां पर हैं, शिखर धवन वहां पर हैं और शुभमन गिल के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है इस वक्त टीम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करना चाहते। बेशक उनका टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी वनडेयर्स में उनको मौका दिया गया है क्योंकि उसमें एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्ट करने का ये प्लान है, खिलाड़ी के साथ स्टिक करने का प्लान मैनेजमेंट का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यस, इन दोनों खिलाड़ियों का जिनका कि आपने नाम लिया, ये कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो जरूर वापसी होगी इनकी इंडियन टीम में और सिलेक्शन होगा इनका इंडियन टीम में। दिन भर में आज इतना ही, पर आज तक रेडियो पर अभी बहुत कुछ है। कल मनी मैनेजर आने वाला है, उसका नया एपिसोड, जिसमें इस पर बात होगी कि लोग इन दिनों म्यूचुअल फंड से ज़्यादा IPO में निवेश के विकल्प क्यों तलाश रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं और म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या IPO में, तो आपके लिए काम की जानकारी इसमें हमारे एक्सपर्ट शुभम शंकरधर लेकर के आएंगे। और सोमवार को जो 3 ताल का 23वां एपिसोड आ रहा है, भाई साहब कुछ तो हो गुजरेगा उसमें, क्योंकि बात होगी होली पर। और त्योहारों को मनाते हुए उन्हें समझना भी शुरू करें तो मज़ा 2 गुना हो जाता है। इसलिए सुनिएगा और ईमेल आप हमें करते रहिए radio@aajtak.com पर। कोई भी सुझाव, सलाह, मशवरा हमारे लिए हो, कोई चीज़ अच्छी बुरी लगे, आलोचना, प्रशंसा हो, या आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज के दिन भर की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने, कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।